हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? आई वेलकम यू बैक टू दिस ब्यूटीफुल सा लेक्चर ऑफ कार्बन क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? हम लोग हाइपरटेंशन को स्टडी करेंगे। ठीक है। अब हाइपरटेंशन आप सभी जानते हो कि इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज अफेक्टिंग द मासेस। मतलब ये इतने बड़े स्केल पर अफेक्ट कर रहा है जिन्हें पीपल को, और लोगों को पता भी नहीं रहता है कब ये डिसीज हो गई, कब ये प्रोग्रेस कर गई, कब इसकी ईटियोलॉजी दिखने लगी, कब इसके फैक्टर्स दिखने लगे एक्चुअली। और जब पता लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, तब बहुत ऑर्गेन्स हमारे अफेक्ट हो चुके होते हैं। तो देखो, हाइपरटेंशन शुरू करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। सो व्हाट इज हाइपरटेंशन? अब हाइपरटेंशन, किसी भी वर्ड को पढ़ने से पहले, किसी भी वर्ड के टर्म्स को समझने से पहले यू नीड टू ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है। हाइपर प्लस टेंशन। ठीक। हाइपर प्लस टेंशन। अब हाइपर क्या मतलब हुआ? हाइपर मतलब किसी चीज का बढ़ जाना। अब हाइपर किसी भी टर्म के आगे आता है तो वो इंडिकेट करता है कि किसी चीज का इंक्रीज। जैसे हाइपर थायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाना। अब वो किस चीज की वजह से बढ़ता है, क्या बढ़ता है, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है। सो हाइपर मतलब किसी टर्म के आगे हाइपर आ रहा है, मतलब उस चीज का इंक्रीज हो जाना। अब टेंशन की बात करो तो टेंशन का हिंदी में लिटरल मतलब होता है तनाव या प्रेशर। ठीक है, तनाव या प्रेशर। तो किसी चीज का प्रेशर इंक्रीज हो जाना या किसी चीज का या तनाव इंक्रीज हो जाना, जो हिंदी का लिटरल मीनिंग है, इसको हम लोग लेमन टर्म्स में हाइपरटेंशन कहते हैं। अब आते हैं मेडिकल टर्म में बात करें तो मेडिकल टर्म में व्हाट इज हाइपरटेंशन? सो हाइपरटेंशन इज एलिवेशन ऑफ योर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। हाइपरटेंशन क्या होता है? एलिवेशन होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हुआ? या जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। टर्म्स का मतलब जानना जरूरी है। सिस्टोल क्या है? whenever there is contraction, whenever there is contraction, ventricular contraction। ठीक है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो तब जो प्रेशर बनता है दैट इज सिस्टोल। और फिर क्या होता है? डायस्टोल। डायस्टोल इज वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, या वेंट्रिकुलर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तब जो ब्लड प्रेशर रहता है। तो जब दोनों सिस्टोल और डायस्टोल का लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब ये कब होता है? ये होता है जब ये लेवल्स इस लेवल के ऊपर 140/90 मिलीमीटर ऑफ एचजी, मिलीमीटर ऑफ एचजी या प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, जिसमें मेजर करते हैं। सो ये होता कब है? जब इस लेवल से आपके ब्लड प्रेशर हाई आने लगे। 140/90 से ब्लड प्रेशर जब एलिवेट हो जाता है या इस लेवल से ब्लड प्रेशर ज्यादा आने लगता है, तब हम कहते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूं, होता क्या है। अब जब ब्लड की स्पीड बहुत तेज से आ रही है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में होता क्या है? देखो, ब्लड की स्पीड बहुत तेजी से है, इट इज फ्लोइंग एट अ वेरी हाई रेट। वो क्या करता है? जो आर्टरी की वॉल्स है उनको अफेक्ट करता है। ठीक है, आर्टरी की वॉल्स को अफेक्ट करता है। और ये आर्टरी इस जगह की नहीं है, ये आर्टरीज आपके हर ऑर्गन की हो सकती है, किसी भी ऑर्गन में जाके वो उसको अफेक्ट कर सकता है। सो हाई ब्लड प्रेशर इज ऑफन टर्म्ड एज अ साइलेंट किलर, कि आपको पता नहीं लगेगा हाइपरटेंशन की वजह से कि कब ये बीमारी आपको हो जाएगी और कब इसके इफेक्ट्स दिखने लगेंगे। आगे बात करते हैं इसके टाइप्स की। ठीक है, दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी को कहते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी इज आल्सो कॉल्ड एज इसेंशियल हाइपरटेंशन। अब ये ऐसी हाइपरटेंशन जिनके कॉजेस अननोन है। ठीक है, इसकी कॉजेस अननोन है, हमें पता नहीं है किस वजह से प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन होती है। नेक्स्ट टाइप की हाइपरटेंशन को कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इसके क्या है? कॉजेस अननोन। ठीक है, इसके कॉजेस हमें पता है। अब बात करें प्राइमरी, तो यार कॉजेस अननोन, तो उसके कॉजेस के बारे में हम लोग इतना डिटेल में बात कर नहीं सकते हैं। पर बात करें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय किडनी प्रॉब्लम्स, एड्रेनलिन ग्लैंड ट्यूमर, थायराइड प्रॉब्लम्स, कोआर्केशन ऑफ आयोटा। ठीक है, किडनी प्रॉब्लम्स। अब किडनी प्रॉब्लम्स को देखो,
जब भी किडनी का रीनल डिसफंक्शन होता है तो बॉडी के अंदर क्या इंक्रीज होने लगता है, अगर आप यूरिन का या आप किडनी का मेन फंक्शन करो तो यूरिन में फिल्ट्रेट पास करवाता है, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करता है। अब उस फिल्टर में से वो मेनली सोडियम आयंस या पोटेशियम आयंस को भी फिल्टर करता है, दे आर इन एक्सेस इन आवर बॉडी। लेकिन अगर रीनल डिसफंक्शन हो रहा है या किडनी का डिसफंक्शन हो रहा है तो होता क्या है कि ये जो किडनी है इससे आपके जो आयंस है वो फिल्टर आउट नहीं हो पाते, ठीक है। सोडियम आयंस अगर बॉडी में रहेंगे तो वो क्या इंक्रीज करेगा, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर रहता है। तो किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या है, एक रीजन है कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हो सकता है। दूसरा क्या है, एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर। अब एड्रीनल ग्लैंड, पहले एड्रीनल ग्लैंड समझ लेते हैं। तो एक छोटी सी टोपी होती है आपके किडनीज के ऊपर, एक ग्लैंड होता है वहां पर, ठीक है, किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है, उसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो एक छोटी सी टोपी नामक स्ट्रक्चर होता है, अगर उसमें कोई ट्यूमर हो गया, अगर उसमें कोई ट्यूमर हो गया तो उसको कहते हैं एल्डोस्टेरिनिज्म, ठीक है, एल्डोस्टेरिनिज्म। और होता क्या है इसमें, मेनली एड्रीनल ग्लैंड किसके लिए फंक्शनिंग क्या करता है, एड्रेनलिन रिलीज करता है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड मेनली एड्रीनलिन रिलीज करता है। और ये एड्रेनलिन क्या है, ये बेटा फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन है। अगर यार ट्यूमर हो गया, ट्यूमर हो गया मतलब ऐसे सेल्स पैदा हो गए जो मोर अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे सेल्स यहाँ पर आ गए हैं जो एड्रेनलिन का अमाउंट ज्यादा रिलीज कर रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे होगा क्या कि एड्रेनलिन बेसिकली कर क्या रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इसका अमाउंट ज्यादा बढ़ गया ड्यू टू ट्यूमर सेल्स तो क्या होगा, तो ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली हाई 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 वैल्यू रहेगी, सो ब्लड प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज्ड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड प्रॉब्लम्स। अब थायराइड क्या है, थायराइड एक ऑर्गन है जो अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ना। थायराइड एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी, अगर थायराइड में कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जाम्पल हाइपरथायरॉयडिज्म, फॉर एग्जाम्पल हाइपरथायरॉयडिज्म, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, देयर इज मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिटेंशन इन द ब्लड, देयर इज मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिटेंशन, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम का रिटेंशन ज्यादा रहेगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आर हाई, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और ये ओवर द टाइम रहे, ज्यादा टाइम के लिए रहे तो इट वुड डेफिनेटली लीड टू हाइपरटेंशन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज कोआर्केशन ऑफ आयोटा। अब कोआर्केशन का मतलब क्या है कि बेटा आयोटा तुम्हें तो पता है आर्टरी है, ठीक है, जहां से मेन सबसे पहले ब्लड निकलता है। सो आयोटा का कोआर्केशन हो गया। कोआर्केशन का मतलब है कि आयोटा बहुत नैरो हो गई है, ठीक है, नैरो हो गई है आयोटा। अब ये होता कब है, ये होता कोआर्केशन ऑफ आयोटा बाय बर्थ, ठीक है। तो ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, कंजेनाइटली आयोटा बहुत पतली हो जाती है। अब देखो पतली होने से फर्क क्या है, अगर मैं कहूं दिस इज माय नॉर्मल वेसल, ठीक है, तो ब्लड बिल्कुल आराम से जाएगा इस नॉर्मल वेसल से। पर अगर कोई वेसल कोआर्केट हो गई है या कोई वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गई है, ठीक है, तो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो में, अगर ये ब्लड फ्लो है तो ब्लड फ्लो में हिंड्रेंस होता है, ठीक है, हिंड्रेंस मिलेगा। अब इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि अगर आपके पास कोई पाइप है और मैंने पाइप में पानी का प्रेशर इंक्रीज करना है, अगर पाइप को आपने नॉर्मली ऐसे रखा तो पानी आराम से ऐसे 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 गिरता रहता है। पर अगर मैं उसको प्रेस कर दूं, अगर उस पाइप को दबा दूं तो पानी का प्रेशर बहुत तेज हो जाता है, ठीक है। तो अगर एओर्टा का कोआर्केशन हो रखा है तो ब्लड कैसे निकलेगा, ब्लड एक बहुत स्पीड से निकलेगा, ठीक है, ब्लड की स्पीड बहुत तेज होगी। दैट इज व्हाई कोआर्केशन ऑफ आयोटा इज गिविंग और इज अ रीजन फॉर सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हुए।
सेकेंडरी हाइपरटेंशन के। अब फाइनली आते हैं हम लोग किस पर, रिस्क फैक्टर्स पे आते हैं कि हाउ डज दीज रिस्क फैक्टर्स। देखो रिस्क फैक्टर्स कभी भी हाइपरटेंशन कॉज नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, ये अफेक्ट करेंगे या ये इंक्रीज करेंगे इन्हीं फैक्टर्स में, कहीं ना कहीं छुपे हुए होंगे और इन्हीं फैक्टर्स से जो हाइपरटेंशन हो रहा है उसकी सीवियरिटी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहले रिस्क फैक्टर है एज। रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन इट इंक्रीजेस विद एज। मतलब ऐसा होता है कि आप देखोगे कि ब्लड प्रेशर जो है नॉर्म कभी भी एक वैल्यू पे स्टिमुलेट या एक वैल्यू नहीं रहती। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे हाइपर ये तुम्हारा ब्लड प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। अब 65 ईयर्स तक जाके एक ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल वैल्यू लेता है। ठीक है, आपका बीपी एक वैल्यू स्टेबलाइज होता है, वरना ये इंक्रीज होता रहता है, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। तो जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे आपका बीपी भी इंक्रीज होता जाता है। तो एक रिस्क फैक्टर है एज का। दूसरी है फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री, कभी भी आप फिजिशियंस के पास गए होंगे, ठीक है, और आप कह रहे हो मेरा बीपी हाई आ रहा है, तो फिजिशियन हमेशा एक चीज पूछता है कि क्या आपके पेरेंट्स को, चाहे आपके मदर फादर हो गए क्या या कोई दादा दादी हो गए, क्या उनको कभी बीपी की प्रॉब्लम थी। सो फैमिली हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की हो गई, ये हो गई, ये सब आप चीजें देखते हो कि डायबिटीज विद हाई ब्लड प्रेशर इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो। ठीक है, वो भी सब ऐसी अफेक्ट हो रहा है, किडनी विडनी सारी जगह अफेक्ट होती हैं। सो फैमिली हिस्ट्री इज ऑफन, डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो इनमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। और आजकल तो इस पर रिसर्च भी काफी हो रही है। दे आर ट्राइंग टू आइसोलेट द जीन्स दैट आर कॉजिंग दिस हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट रीजन पे बात करते हैं ओबेसिटी की। अब ओबेसिटी एक नेचुरली बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हो रही है। ठीक है, हमारे पूरे इंडिया में आप देखो, सो मैक्सिमम पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इट बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। काम करने का, वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता है, लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है, खाए जा रहे हैं, तो वो क्या, ओबेसिटी हो गई। अब ओबेसिटी से क्या होता है बेटा, ओबेसिटी से जैसे जैसे आपके एडिपोज सेल्स डिपॉजिट हो रहे होते हैं, तो वहाँ जो आपके कैपिलरीज होती है ये बाइफरकेट करती हैं। दीज कैपिलरीज दे बाइफरकेट कंटिन्यूअसली टू रीच टू दीज एडिपोसाइट्स, क्योंकि नए एडिपोज सेल्स डिपॉजिट हो रहे हैं। अब यहाँ तक जाना है तो ब्लड वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, यह प्रेशर कॉज करता है आर्टरी पे। सपोज दिस इज एन आर्टरी। अब आर्टरी पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एडिपोसाइट्स को डिपॉजिट करता रहूँ तो एडिपोसाइट्स क्या करेंगे, इसके ऊपर डिपॉजिट होके उनका भी तो कुछ वेट होता है, तो उसको क्या करेंगे, उस आर्टरी को ऐसे प्रेशर लगाएंगे तो कुछ एयर कोआर्केशन वाली सिचुएशन हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो ओबेसिटी क्या कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ओबेसिटी क्या कर रहा है, एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज होते हैं, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। दूसरा टोबैको स्मोकिंग। अब टोबैको स्मोकिंग की कंजम्पशन, टोबैको की कंजम्पशन, स्मोकिंग करना, ये सब ब्लड प्रेशर को, आप नेचुरली देखोगे कि जैसी कोई पर्सन स्मोक करता है आप उससे पूछना तो उसकी हार्ट बीट और ये सब बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, हिज हार्ट बीट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, इट्स ब्लड प्रेशर थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं डाइट की। अब डाइट इंक्रीज विद सॉल्ट इनटेक। इंक्रीज विद सॉल्ट इनटेक का क्या मतलब है कि जैसे हम नमक खाते हैं, नमक में क्या होता है बेटा, सोडियम। ठीक, सोडियम क्या करता है, सोडियम से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तभी तो आपने डॉक्टर्स को सुना होगा कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कि अपने सॉल्ट को कम करिए, सॉल्ट को कंट्रोल करिए। ठीक, ऑयल, ये ऑयल कैसा है, ऑयल वैसा ऑयल है जो आपके फैट डिपोजिशन कराए, मतलब कि ये आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का डिपोजिशन कराए। ठीक है, मतलब ऐसा होता है आपके मोमोज का तेल जो 4 बार छन चुका है, 10 बार छन चुका है, तो वो अब अनसैचुरेटेड नहीं रहा, वो सैचुरेटेड हो जाता है।
सैचुरेटेड होने के बाद क्या होता है, इसमें लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो आपका ऑयल है ये क्या कर रहा है, ये फैट डिपोजिशन करा रहा है, एडिपोसाइट्स को डिपॉजिट करा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट के अंदर कंजेशन हो गया, ठीक है, कंजेशन हो गया, तो हार्ट अटैक ये सब की प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। देन लो पोटेशियम अब पोटेशियम जब बॉडी में कम होता है, देयर आर चांसेस कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। एक नॉर्मल सोडियम पोटेशियम रेशियो बॉडी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पोटेशियम की वैल्यू हमारी बॉडी में बैलेंस होनी चाहिए। और हमें पता है कि बनाना में ये पोटेशियम की वैल्यू भर भर के होती है ना। नेक्स्ट करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल हमारी बॉडी को दो टाइप से इफेक्ट करता है, मतलब एक डायरेक्ट कंजम्पशन अफेक्ट करती है, एक इनडायरेक्ट कंजम्पशन से अल्कोहल अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। अगर डायरेक्ट कंजम्पशन की बात करें, सो डायरेक्टली जैसे ही हम अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो अल्कोहल इंटेक करने की वजह से हमारा क्या है, ब्लड प्रेशर थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज हो जाता है, देन वो मॉडरेटली अपने लेवल पे आ जाता है। पर अगर इनडायरेक्टली बात करें तो इनडायरेक्टली अल्कोहल क्या कर रहा है, अल्कोहल किडनी को अफेक्ट कर रहा है। इनडायरेक्टली अल्कोहल किडनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है, लिवर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फिर तो इससे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जिसकी वजह से अल्कोहल इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर में इंक्रीज लाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस कंडीशंस। स्ट्रेस कंडीशन से क्या हो रहा है गाइस, आज की अब जानो कि स्ट्रेस मेजरली हर चीज में है। मतलब अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी जॉब में हो कि 8 बजे उठना है, 9 बजे तक वहां पहुंचना है, 10 बजे ये करना है, ठीक है, कोई भी काम हो, पीपल आर टेकिंग स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस किसी भी चीज के लिए बहुत हार्मफुल है। ओवर स्ट्रेसिंग किसी भी चीज के लिए बहुत हार्मफुल है। और स्ट्रेस लेके तो आप कहीं जा नहीं जाओगे नहीं, ठीक है। कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो तो कंपटीशन क्रैक होगा नहीं, सिर्फ स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से हाई ब्लड प्रेशर और कितनी 10 टाइप की बीमारियां हो जाएंगी, तो फायदा तो कुछ होना नहीं है, रैंक कुछ आनी नहीं है स्ट्रेस लेकर। तो स्ट्रेस से भी ये कंडीशन एग्रीवेट हो जाती है। दूसरा है ड्रग्स का क्या है कि कभी भी कोई पेशेंट आता है, ठीक है, अब अगर उसको खुद नहीं पता है कि उसका बीपी हाई है, तो डॉक्टर कुछ दवाइयां ऐसी लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है, फिजिशियंस। पेशेंट को नहीं पता तो पेशेंट हिस्ट्री देता नहीं है, कि अगर आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री लोगे तो पेशेंट नेवर गिव्स हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है। तो कभी कभी हम ऐसी ड्रग्स दे देते हैं जिससे हम फिजिशियन इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को दवाइयों के थ्रू दे देते हैं, ऐसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो कभी भी कोई पेशेंट आए, 5 मिनट लगते हैं ब्लड प्रेशर नापने में, यू कैन डेफिनेटली डू दिस विद योर बीपी इंस्ट्रूमेंट। ये रखना चाहिए सबको अपने पास, ठीक है। तो क्योंकि कभी कभी ना पेशेंट को भी पता नहीं रहता, और वो कभी कुछ ऐसे स्टेजेस पे होता है, प्री हाइपरटेंशन की स्टेजेस पे, तो डॉक्टर उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है बहुत जल्दी और पेशेंट को भी बता सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, यहाँ पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, डायस्टोलिक वैल्यूज दे रखी है। अब नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है कि नॉर्मल वैल्यूज ऑफ योर ब्लड प्रेशर की वैल्यूज मिलीमीटर ऑफ एचजी में है, तो सारी वैल्यूज एमएम पर एचजी में है। नॉर्मल वैल्यू सिस्टोल की क्या है 120 लेस देन 120, एंड डायस्टोल की क्या है लेस देन 80, ठीक है। इनसे थोड़ा कम की 116 भी है, 110/70, वो भी नॉर्मल कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज प्री हाइपरटेंशन वैल्यूज। 120 से 139 आर योर प्री हाइपरटेंशन वैल्यूज। की हाइपरटेंशन नहीं है, हाइपरटेंशन से पहले की स्टेज, हाइपरटेंशन बहुत जल्द होने वाला है। डायस्टोल की क्या वैल्यूज रहेंगी 80 to 90। अब स्टेज 1 कब कहेंगे जब 140 से ऊपर, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब 140/90 मिलीमीटर पर एचजी वैल्यू होती है, किसकी 140/90 मिलीमीटर ऑफ एचजी जब वैल्यू होती है तुम्हारी, इससे ज्यादा वैल्यू होती है तुम्हारी ब्लड प्रेशर की, तब हम कहते हैं हाइपरटेंशन है। सो हाइपरटेंशन का स्टेज 1 क्या है 140/159,
ठीक है। और डायस्टोलिक की वैल्यू क्या है, डायस्टोल 90/99 जब वैल्यूज आ जाती हैं तब हम कहते हैं कि दिस इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन। नेक्स्ट बात करें स्टेज 2 हाइपरटेंशन की, तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन जब जब वैल्यूज 160 के ऊपर क्रॉस कर जाती है दैट इज योर स्टेज 2, और डायस्टोलिक की वैल्यूज क्या है 100 के ऊपर। ठीक, सो स्टेज 2 क्या है, सिस्टोल 160, डायस्टोल अबव 100। सो गाइस ये हुआ है अभी छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने हाइपरटेंशन को स्टार्टिंग से पढ़ा, इसके बारे में जाना, उसके रिस्क फैक्टर्स जाने, उसके कॉजेस जाने। सेकेंड लेक्चर में हम ईटियोलॉजी, इसका ट्रीटमेंट जानेंगे। ठीक है, मेडिसिन कौन कौन सी देते हैं, मेडिसिन की क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन याद करने का तरीका क्या है, निमोनिक भी बताऊंगा। निमोनिक बताने के बाद हम लोग उनका वर्क कैसे होता है, ठीक है, कौन से किस पाथवे को ब्लॉक कर रहे हैं, किस पाथवे में वो इंक्रीज कर रहे हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू गाइस।